धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में एक घटना होती है। घटना क्या, पूरी एक वारदात होती है। वारदात क्या, अखबारी लैंग्वेज में, मीडिया की लैंग्वेज में कहे, सनसनीखेज वारदात होती है। 8 पुलिस वालों को, जिसमें एक डीएसपी, एक थानेदार, 2 दरोगा, 4 सिपाही हैं, मौत के घाट उतार दिया जाता है। बाद में पुलिस हरकत में आती है और उन मुलजिमान की तलाश में लगती है और एक के बाद एक 5 लोगों को, आदित्यनाथ योगी की भाषा में बात करें तो ठोक देती है। छठा आरोपी मध्य प्रदेश, जो मुख्य आरोपी है, मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हो जाता है। बाद में पुलिस उसको भी लेके आती है और आज सुबह उसको भी ठोक देती है, यानी कि विकास दुबे को भी पुलिस ठोक चुकी है। तो ये जो ठोको प्रतियोगिता चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि कौन कितने ठोक रहा है, किस थाने की पुलिस ने कितने ठोके हैं, अजीब सा कंपटीशन पिछले 3 साल से देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पुलिस के जरिए भारतीय समाज को हिंसक बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या पुलिस को ही कानून में भरोसा नहीं रहा है कि वो कानून के जरिए मुलजिमान को उनके अंजाम तक पहुंचा सकती है? क्यों ये तमाम चीजें पैदा हो रही हैं? और क्या इन हालात में आज सिस्टम की जो सड़ैंध है उस पर बात नहीं होनी चाहिए थी? हमारी कानूनी प्रक्रिया कैसी है, पूरी सालों साल मुकदमे लटक जाते हैं। तो ये तमाम पहलू हैं, आप देख चुके हैं। आईपीएस रिटायर्ड हैं वीएन राय साहब, उनसे मैं बात कर चुका हूं बहुत सारे पहलुओं पर। लेकिन अब एक ऐसे पत्रकार, जाने माने पत्रकार से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने ग्राउंड जीरो से लेकर संपादक तक का काम देखा है, बहुत सारे अखबारों में काम कर चुके हैं, 30 साल की पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि जिस शहर में मैंने रिपोर्टिंग की है, हालांकि मैं तो उनके ऑफिस में घुसते हुए डरता था, कभी उनके यहाँ काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आज मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। लोग, मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। नाम है रवि अरोड़ा। जबान मेरी फिसल जाए आप समझिएगा, मान लीजिए जो आपके गुरु रहे हो, उस इलाके में बड़े जर्नलिस्ट रहे हो, आप उनका इंटरव्यू कर रहे हो तो थोड़ा होपलेस आदमी हो ही जाता है। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो धाकड़ खबर को वक्त देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार अकरम जी। जी बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, एक पत्रकार के नाते, जैसा मैंने कहा आपने तो ग्राउंड जीरो से लेके और संपादक तक का सफर किया है, अपने भी अखबार निकाले हैं। आपका पहला रिएक्शन जो आज विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है उसको लेके, आपको लगता है वो असली एनकाउंटर है? देखिए, ऐसे एनकाउंटर कभी असली होते ही नहीं। असली एनकाउंटर तो वो था जिसके अंदर पुलिस के लोग शहीद हुए। ये एनकाउंटर नहीं था और ऐसे एनकाउंटर होते भी नहीं। ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। इस एनकाउंटर के बारे में हम सब लोगों को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा होगा और शायद एक जमाने के बाद हम इसको कह सकते हैं कि ये ऐसा इंटरव्यू था जिसके बारे में पूरा देश जानता था कि ये इस तरह का एनकाउंटर होने जा रहा है। और मैंने कल ही एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से पुलिस उसको मार सकती है। तरीके यही हैं जो पुलिस आज तक आजमाती रही है, भागने का प्रयास करते हुए दिखा दिया जाए या फिर उसको छुड़ाने का प्रयास करते हुए उसके साथ कुछ और लोगों को ढेर कर दिया जाए, नहीं तो अंततः बाद में जेल में किसी तरीके से अपने ही गुर्गों से उसको मरवा दिया जाए। ये पुलिस के आम तरीके हैं और मैंने कल इसी के बारे में लिखा भी था और इत्तेफाक से आज ऐसा मुझे सुनने में भी आ गया कि पुलिस ने इस तरह से दिखाया। तो ये एक तरह का एनकाउंटर शब्द ही इसके लिए मुझे लगता है अनुपयुक्त है। ये तो सरासर उठा के मारने वाला जो तरीका है, अब ये वहां से लाकर मारना शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी सी बात है। मैंने आपका वो आर्टिकल पढ़ा है, आपने उसमें एक दिलचस्प लाइन लिखी जो मुझे सबसे अच्छी लगी। आपने कहा जितने भी मैं टोने टोटके पुलिस के बारे में बता रहा हूं, जिनका आपने अभी जिक्र किया है, ये इतिहास में दर्ज है। जी, दरअसल क्या है ना कि हम लोग देखते रहे हैं, एक जमाने का था, मैं आपको बताऊं, जब ये कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट बनी 90 में, तो 90s के दशक में पुलिस में 1 रैंक प्रमोशन का फार्मूला कल्याण सिंह सरकार ने दिया, क्योंकि अपराधियों का बहुत जबरदस्त यहाँ पर राजनीतिज्ञों से और समाज के प्रभावी लोगों से गठजोड़ था और तमाम अपराध हुआ करते थे और संगठित अपराधी गिरोह प्रदेश में सक्रिय थे। तो सरकार ने यह तय किया कि जो इस तरह के इनामी बदमाशों को पुलिसकर्मी मारेंगे उनको 1 रैंक प्रमोशन दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो गाजियाबाद की ही मैं अगर बात करूं तो गाजियाबाद में ही ऐसे ऐसे एसएसपीज आए जिन्होंने 100 बदमाशों को मारा। अब बदमाश थे या बदमाश नहीं थे ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बदमाश भी बनाए जाते हैं। आमतौर पर जैसे हम देखते थे कि गैर जिलों से बदमाशों को खरीद कर लाया जाता था और उनको एनकाउंटर के नाम पर
गिरा दिया जाता था। तो इस तरह के हुआ करते थे। तो ये तो तरीके पुराने पुलिस के रहे ही हैं और यही तरीका विकास के मामले में अपनाया गया और सबको मालूम था ऐसा होगा और ऐसा हुआ भी। और जिस दौर का आपने जिक्र किया है, आज के दौर से अगर मैं मिलाप करूं तो एक चीज आपको सिमिलर मिलेगी सर। गरीब लोग, पिछड़े लोग, मुस्लिम लोग, दलित लोग, उनको ज्यादा निशाना बनाया जाता है ऐसे एनकाउंटर्स के अंदर, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज हमेशा से ही प्रभावी लोगों को रहा है और तुलसीदास जी कह भी गए कि समरत नहीं को नहीं दोष गोसाई। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊंची जाति के बदमाश होते हैं, आमतौर पर वो संगठित होकर जब काम करते हैं, तब वो राजनीति में पनाह लेते हैं और बाद में खुद राजनीतिज्ञ हो जाते हैं। और ऐसी छोटी जातियों के लोग जिनके कोई राजनीति में बड़े आका नहीं है या खास तौर पे अल्पसंख्यक, तो उनको तो उठाकर मार ही दिया जाता है। जैसे आप देख लें आज की तारीख में जो जेलों में बड़े बदमाश जो हैं, जिनको हम कह सकते हैं बड़े गैंगस्टर हैं, जो जी। बंद हैं इस समय, वो तमाम ऊंची जातियों के। छोटी जातियों के तो पुलिस ने बहुत पहले ही निपटा दिए। आप देखें अल्पसंख्यकों में भी तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लिमिटेड लोग आपको दिखाई देंगे। जी। और अन्य जो जातियां जिनको छोटी कह सकते हैं या जो कम संख्या में हैं, जैसे बबलू श्रीवास्तव हैं, चूंकि हमारे यहाँ कास्ट यूपी में बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप जी। देखेंगे कि इस तरह के लिमिटेड लोग ही जेल में, अदरवाइज ये दूसरी जातियों के लोग और जिनके कोई बहुत बड़े राजनीतिक आका नहीं होते, तो वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाते और वो पुलिस के हाथों बहुत पहले मारे जाते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? 30 साल में आपने बहुत सारे एनकाउंटर देखे और आपने ये तक बताया कि ऐसे ऐसे एसएसपी रह के गए गाजियाबाद के अंदर जिन्होंने 100 एनकाउंटर किए, मतलब रिकॉर्ड बनाने में माहिर थे। आपको लगता है इससे क्राइम रुका, कभी फर्क पड़ा? देखिए, ऐसा है कि इस तरह से ना तो क्राइम रुकते हैं, ना कभी रुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं देखना पड़ेगा पूरे विस्तृत रूप से इसको। विस्तृत रूप से हम खाली इसमें पुलिस को दोषी नहीं कह सकते। ये पूरी व्यवस्था ही जो है हमारी, वो दोषपूर्ण है। उसमें इतने सुराख हैं। अब जैसे कि आप देख लें, बदमाशों से, क्रिमिनल्स के साथ या संगठित गिरोहों के साथ समाज किस तरह से बिहेव करता है। समाज जी। उनको भाई साहब का दर्जा देता है, लोग उनके पांव छूते हैं, शादी ब्याह में उनको बुलाना फक्र माना जाता है। उनके अपने बहू बेटियों के दहेज से संबंधित पारिवारिक विवाद के संबंध में भी लोग उनके पास जाके सुलह समझौते करवाते हैं। उनकी सिफारिशों में थाने तक में काम होते हैं। तो ये सब समाज भी जिस तरह से इनको प्रमोट करता है, पुलिस किस तरह से अपराधियों से मिली हुई है, इसका आपने देख ही लिया कि विकास जो आपके दुबे थे, इनको बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी भी जाके उनके दरबार में हाजिरी बजाते थे, छोटे कर्मचारी उनके पाँव छूते थे। उसने जी। खुद कहा कि ये लॉकडाउन में उसने पुलिस वालों की बहुत सेवा की। वो यानी जी। कि उसके पैरोल पे रहते थे लोग। तो जी। पुलिस का संरक्षण है, समाज उसको, बदमाश को बहुत इज्जत की निगाह से देख रहा है। एक तरह का हमारी कुछ बिरादरियों में, कुछ जातियों में तो हीरोइज्म है बदमाशों को लेकर कि हमारी बिरादरी का बदमाश है तो वो तो देवता है, वो तो रॉबिन हुड है। गैर बिरादरी का है तो उसको पुलिस जरूर मार दे। बिल्कुल सही आपने कहा है सर। तभी तो कहा जा रहा था पिछले 8 दिन से, जब से घटना हुई थी तब से कहा जा रहा था विकास दुबे के बारे में कि वो ब्राह्मण शिरोमणि है। पर मैं सामाजिक और जातिवाद से मामले से उठ के सिर्फ पुलिस पे फोकस रखना चाहता हूं। फिर मैं जी। उसी बात को दोहराना चाहता हूं। तो पुलिस को भी पता है कि ऐसे एनकाउंटर करने से क्राइम तो कम होता नहीं, लेकिन प्रमोशन मिल जाता है। तो क्या पुलिस वाले इसलिए करते हैं? और दूसरा सवाल इसी में जोड़ के मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अपने राजनीतिक काकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो अभी सीएम है उन्होंने ठोको जो है राजनीति शुरू कर रखी है। उनका कहना है कि बदमाश को ठोक दो या वो प्रदेश छोड़ के भाग जाए या उसे जेल में डाल दो। जी, देखिए ऐसा है कि ये जब पुलिस उठाकर मारती थी बदमाशों को, वो दौर था वन रैंक प्रमोशन का। अब आप ये देखिए उस जमाने में जब उत्तर प्रदेश में महीने में कई-कई सौ बदमाश मार दिए जाते थे, एक-एक शहर में 100-100 क्रिमिनल्स को पुलिस ने ठोका। तो अब ऐसा क्या हुआ कि क्रिमिनल्स गायब हो गए क्या? अब क्यों नहीं पुलिस ठोकती? सीधी-सी बात है कि अब वन रैंक प्रमोशन नहीं मिलता। हम्म। मानवाधिकार का के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोर्ट भी शक की निगाह से देखता है। किसी तरह की न्यायिक जांच अगर हो जाती है, क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है सोशल मीडिया की वजह से, तो ऐसे में जांच में अधिकारी फंस सकता है। तो कहाँ हुआ? अब आप ये देखिए पिछले उत्तर प्रदेश में 10 साल से तो हमको लगता नहीं था एनकाउंटर हो रहा। अब ये जब से इन्होंने योगी जी की सरकार आई, उन्होंने ये ठोको शब्द इस्तेमाल किया
कि बदमाशों को ठोको, तो उसके बाद आप ये देखिए बदमाशों को यहाँ पर ठोका ठाकी शुरू हुई है, यहाँ पर क्रिमिनल्स का एनकाउंटर हुए, लेकिन फिर भी पुलिस बचने की कोशिश करती रही है। और आपने देखा होगा कि अधिकांश क्रिमिनल्स के पांव में गोली लगती है। अब ये जी। कौन सी जो उनकी टेक्निक है कि गोली पांव में ही लगती है और बाद में वो उसको अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पे वो ठीक हो जाता है। तो ये एक शासन की मंशा से चीजें चलती हैं। एक जमाने में शासन की मंशा थी कि इनको उठाओ और मार दो। आज की तारीख में शासन की मंशा है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए मारने की जरूरत है तब भी मार दो। आपने 3 साल का जिक्र किया आदित्यनाथ योगी जी के ठोको वाली पॉलिटिक्स का। उसी के संदर्भ में मैं समझना चाहता हूं, जिस आदमी पे पिछले 30 साल के दौरान 60 मुकदमे दर्ज, जिस पर आरोप थाने के अंदर राज्य मंत्री का हत्या करने का राजनाथ सिंह के दौर में, जिस पर आरोप 8 पुलिस वालों की जो अभी हत्या हुई है तो लेटेस्ट मामला है, लेकिन पिछले 3 सवा 3 साल में वो अपने थाने के टॉप 10 में भी कभी शामिल नहीं रहा सर, इसे कैसे कहेंगे? देखिए, ये तो मैंने कहा ना, ये पूरा समाज जो है एक इस तरह से हमारी व्यवस्था बन गई है कि इसमें एक छोटे स्तर पर अगर अपराधी है तो वो अपराधी है, और उस स्तर को जब वो पार कर जाता है तो वो सेफ जोन में आ जाता है, फिर वो भाई साहब बन जाता है। और जब वो भाई साहब बन जाता है वो फिर पूरे समाज को कंट्रोल करता है, राजनीति को कंट्रोल करता है, वो पुलिस को कंट्रोल करता है, वो समाज की आर्थिक व्यवस्थाओं को कंट्रोल करता है। तो ये इस तरह के अपराधी, और खास तौर पे अगर वो ऊंची जाति का है और जो आर्थिक रूप से भी समृद्ध है, तो वो इस सेफ जोन में पहुंच ही जाता है। गंभीर मुद्दे पे मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्रकाश डालें और हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, वो उस चीज को समझें। पुलिस जो ये ठोको पॉलिटिक्स कर रही है, मारिए, उठाइए, ठाइए, ठोक दीजिए, घर से लाइए, दिखाइए, भागने की कोशिश कर रहा था, या 2 बदमाश भाग गए, एक को हमने मार गिराया और लूट की कार इनके पास से बरामद कर दी, मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद कर दी, वो तमाम चीजें कहानी है। इससे क्या हम एक हिंसक समाज में परिवर्तित नहीं होते जा रहे हैं? आज हमारे लोगों को भी लगने लगा है समाज के कि भैया आज ये कोर्ट में जाके छूट जाता है, पुलिस ऐसा कर रही है तो अच्छा ही है। तो अगर ये समाज ऐसा मानने लग जाएगा तो एक अच्छे समाज का जो हम निर्माण करना चाहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं, वो तो बेमानी हो गया। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, फाइनली तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई चीजें कोर्ट ऑफ लॉ के बाहर तय होती हैं तो वो न्याय संगत नहीं है, वो असंवैधानिक। लेकिन स्थितियां ये हैं कि अपराधी अगर एनकाउंटर में नहीं मारा गया तो उसके बाद उसके साथ पूरा समाज, पूरी व्यवस्था उसके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, और तभी इसी का नतीजा है कि समाज शॉर्टकट चाहने लगा है। ये एनकाउंटर न्याय का शॉर्टकट है। समाज में इनकी हत्या, ऐसे बदमाशों की हत्या का स्वागत किया जाता है। आप इसको इस तरह से समझें, मैं आपको बताऊं, एक एसएसपी साहब ने मुझे एक बार कहा, एक अपराधी उन्होंने पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि हम इसको ठोक दें क्या, आपकी क्या राय है? मैंने कहा साहब, मुझसे अगर आपने बात नहीं की होती तो आपकी मर्जी, जो मर्जी कीजिए। अब मैं इसमें कैसे राय दे सकता हूं कि आप इसे मारें? मैं तो चाहूंगा कि किसी आदमी की हत्या ना हो तो अच्छा है। तो उन्होंने एक शब्द ये कहा, उन्होंने कहा कि जब तक ये हमारे पास है तब तक तो इसके साथ न्याय हो सकता है। जिस दिन ये हमारे हाथ से निकलकर अदालत की शरण में पहुंच जाएगा, जेल चला जाएगा, फिर पूरी व्यवस्था इसके साथ होगी और हम खलनायक साबित हो जाएंगे। तो स्थितियां ये भी तो हो गई हैं कि बदमाश पुलिस से डर रहा है। ये अंग्रेज का दिया हुआ एक प्रशासन है, शासन है कि क्रिमिनल्स के मन में कानून का भय नहीं है, क्रिमिनल्स के मन में पुलिस का भय है। और इसी स्थिति से ही शायद थोड़ा बहुत, देखिए मैं पूरा नहीं कहता, क्राइम अगर पुलिस के एनकाउंटर से रुकता होता तो अवश्य रुक गया होता अब तक, क्योंकि पुलिस ने बहुत एनकाउंटर किए, देश भर में हो रहे हैं। बच्ची के साउथ में रेप के मामले में किस तरह से पुलिस ने उठा के मारा, क्या उसके बाद वहां अपराध नहीं हुए, बलात्कार नहीं हुए? लेकिन फिर भी एक इलिटरेट जो क्रिमिनल हैं उनके मन में जो पुलिस का खौफ है, ये कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को बनाने में सहयोग करता है। हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर की मैं मजम्मत भी नहीं करूंगा। चलिए, ये मेरा बहुत कहना अच्छी है। बात आपने कही कि हम मजम्मत भी नहीं करेंगे, निंदा भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर अपने उसी सवाल पे आऊंगा। हम धीरे धीरे करके अगर समाज में मैसेज देंगे कि पुलिस अगर ऐसा कर रही है तो ज्यादा अच्छा है, तो हमारा समाज हिंसक नहीं बनेगा क्या सर? मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, बात आपकी सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज, ये मुद्दों को इतने हम अगर बारीकी से देखें तो हम 2 दूनी 4 जैसा कोई हम इसमें समाधान निकालेंगे।
ये 2 दूनी 4 जैसी स्थिति नहीं है, इसके पूरी की पूरी इसकी सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जिस तरह से नीचे से लेके ऊपर तक अपराधियों के पक्ष में और खास तौर पे जो बड़े गैंगस्टर हैं उनके पक्ष में जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है। अब आप देखिए जेलों से ये शासन चलाते हैं। एक आम आदमी ये क्यों विकास या दुबे के मरने की कामना कर रहा था? क्योंकि उसे मालूम था कि अगर ये यहाँ से बच गया और ये जेल पहुंच, अब ये कल पहुंच जाता जिस तरह से, और ये कोर्ट में यहाँ पे सरेंडर होता, उसके बाद वो जेल भेज दिया जाता, जांच होती, कुछ दिन उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता, फिर वो जेल में जाता, जेल में जाने के बाद वो वहां से भी वही व्यवस्था चलाता जैसे कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों बदमाश चला रहे हैं। लेकिन यहीं से तो एक सवाल पैदा होता है, क्या बात करनी नहीं चाहिए थी सिस्टम की षड्यंत्र को लेकर, सिस्टम में सुधार को लेकर? ये क्या तरीका हुआ कि उठाइए और ठोक दीजिए? देखिए मैंने कहा ना कि ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें कोई शॉर्टकट की डिमांड अगर हम करते हैं तो वो भी ठीक वैसी ही होगी जैसी कि विकास दुबे जैसे लोगों के एनकाउंटर की मांग करना, वो भी शॉर्टकट है। और इस तरह से हम ये कहें कि सब क्रिमिनल्स को ना मारा जाए क्योंकि इससे हिंसा बढ़ती है, समाज हिंसक होता है, तो ये भी एक शॉर्टकट होगा। कुल मिलाकर स्थिति ये कि हर पहलू पर काम होना चाहिए। ये एक लंबी प्रक्रिया है, समाज को एजुकेट करने की जरूरत है, न्यायिक व्यवस्था को। अब आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं, कृष्णानंद राय साहब एमएलए हुआ करते थे, उनका बदमाशों ने उनकी सरेआम हत्या कर दी, 1000 गोलियां चली। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग धरने पर बैठे, बाद में क्या हुआ, वो क्रिमिनल्स जो हैं वो सारे के सारे जिन्होंने मारे वो बहुत बड़े बड़े डॉन थे, वो सारे के सारे 25 साल तक मुकदमा चला, फाइनली वो बरी हो गए। और कई लोग बाद में एमएलए एमपी भी बन जाते हैं। गाजी उत्तर प्रदेश में 37% तो बीजेपी के एमएलए ऐसे हैं जिनके आपराधिक इतिहास है। यहीं पे एक सवाल आता है, मैं आखिर की तरफ चलना चाहूंगा कि हम चाहते हैं 15-20 मिनट में तमाम बातचीत सिमट जाए, दर्शकों के सामने आ जाए, इस प्लेटफॉर्म की मजबूरी भी होती है सर। यहीं पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन्हीं सब चीजों से, जो आपने अभी एग्जांपल दिया कि 25 साल मुकदमा चला और वो बड़े बड़े डॉन बरी हो गए और आज वो विधानसभा भी बैठे हैं, लोकसभा भी बैठे हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, इसी से पुलिस का भी विश्वास खत्म हो गया कानून से। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पुलिस का कभी कानून पे विश्वास था ही नहीं। अगर पुलिस का कानून पे विश्वास होता तो वो सही सलामत बदमाशों को कानून के पास प्रस्तुत करे और न्याय उसका फैसला करे। न्यायाधीश किस लिए? इन्हीं कामों के लिए तो हैं। हमारे न्यायिक व्यवस्था की जरूरत ही क्या है अगर फैसला पुलिस ने करना है तो। लेकिन खुद पुलिस का विश्वास नहीं है, ये बात आपने बिल्कुल पते की कही है। पुलिस बदमाश को पहले थाने में ले जाकर जो उसकी ठुकाई करती है, उसका पर्पस ये, मैंने 50 ऐसे मैंने पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं जो हमने अब इसके साथ कर दिया, इसका हाथ तोड़ दिया, पांव तोड़ दिया, या जो इसकी हमने पिटाई कर दी, बस यही तक न्याय था, इसके बाद इसके साथ न्याय नहीं होना। तो पुलिस के जब ये मानसिकता हमारी, ये हो सकता है कि मानसिकता हम इसको असामाजिक कहें और हम इसे कहें कि ये अंग्रेज की दी हुई मानसिकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको आप गैर वाजिब भी नहीं कह सकते। क्योंकि अगर जब कोर्ट में अगर 25-30 साल के बाद उसे जाके बरी हो जाना है तो कम से कम इतने तो हमको फिर पुलिस को भी छूट देनी ही होगी कि कम से कम अपना वो इकबाल तो बनाए रखे। कानून का एक हिस्सा है पुलिस, इसके अलावा और आगे प्रक्रिया होती है, जैसे आपने कहा न्यायाधीश बैठे हैं, पूरे मामले को सुनते हैं और तब जाके कोई दोषी करार दिया जाता है और उसको सजा दी जाती है। तो क्या पुलिस आज के दौर में सिर्फ ये बन के रह गई है कि पैसा दो, भर्ती हो जाओ और फिर वहां बैठ के सिर्फ पैसा कमाओ? होना कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है, जहां से कुछ मिल रहा है उसके हक में कुछ कर दो, जहां से कुछ नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ कर दो। देखिए ये भी चीजों का सरलीकरण करना जैसा होगा कि हम पूरी पुलिस को एक ही तराजू में तोलें। समाज के हर जगह हर तरह के लोग हैं, पुलिस में भी हैं, आपके विधायिका में भी हैं, इसके अलावा प्रेस में भी हर तरह के लोग हैं, आप जानते ही हैं, कुछ छुपा हुआ आपसे भी नहीं है। तो पुलिस में चूंकि एक पुलिस सबसे ज्यादा दिखने वाली चीज है, सरफेस पे व्यवस्था में पुलिस नजर आती है, इसलिए पुलिस की खामियां हम लोगों को बहुत आसानी से पता लग जाती है। नहीं तो आप देखें ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर कर्मचारी कभी दफ्तर ही नहीं जाते और उनकी बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी हो गई, लेकिन उनके बारे में हम नहीं जानते क्योंकि वो नजर नहीं आते, वो अनसीन लोग हैं। पुलिस सारा दिन सड़क पे खड़ी है तो उसके 100 रुपए लेता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। यकीनन पुलिस में भ्रष्ट लोग हैं और विभागों से ज्यादा भ्रष्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन सारे पुलिस वालों को हम भ्रष्ट, बेईमान और बदमाशों को ठोकने वाले और कानून अपने हाथ में लेने वाले नहीं कह सकते।
बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को बताया और अपने अनुभव से बहुत सारी चीजों का जिक्र भी किया, इतिहास के पन्नों से निकालकर दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की। हमें वक्त देने के लिए फिर से मैं आपका शुक्रिया कहूंगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दों के साथ आपको किसी और शख्सियत से कराऊंगा रूबरू। फिलहाल के लिए अभी नहीं, इजाजत।